हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 8 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पहनावे का सामाजिक इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्रियों में आए बदलाव के क्या कारण थे? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। 18वीं सदी में कई कारणों से पोशाक शैलियों और सामग्रियों में लगातार परिवर्तन आते चले गए। इस बदलाव के कई कारण थे। इसका सबसे पहला कारण है नए स्थानों या क्षेत्रों और नए लोगों के एक दूसरे से मिलने के कारण उनके पोशाक या कपड़ों में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इसका दूसरा पॉइंट, जब विश्व में उपनिवेशवाद का विस्तार और यूरोपीय शक्तियों द्वारा विश्व के कई देशों पर अधिकार करने के कारण पोशाक शैलियों में बदलाव आए। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे जनवादी क्रांतियों की सफलता के कारण प्रजातंत्रीय विचारधारा का विकास होने लगा और लोगों में ऊंच नीच के भेदभाव मिटने लगे। अब न कोई राजा था और न कोई दास, अब सब बराबर थे। इस तरह से पोशाक पर कई प्रकार से जो अंकुश लगे हुए थे वे सभी समाप्त होते चले गए। चौथा पॉइंट, औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए रंगों और डिजाइनों के कपड़े तैयार होने लगे, जिस वजह से पोशाक की शैलियों और सामग्री में निरंतर बदलाव आते चले गए। पांचवा पॉइंट, हर एक देश में एक राष्ट्रीय पहनावा लोकप्रिय होने लगा, इससे भी पोशाक शैलियों में परिवर्तन आए। प्रश्न 2, फ्रांस के सैंक्चुअरी कानून क्या थे? फ्रांस में सैंक्चुअरी कानून, जिसे वेव संबंधी नियम भी कहा जाता था, यह कानून 1294 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक प्रचलित था। जब फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई तो इसके साथ ही साथ इस नियम को भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हो जाएगा, सामाजिक रूप से देखा जाए तो पिछड़े लोगों को कुछ खास कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। फ्रांस में सैंक्चुअरी कानून का मकसद था कि समाज के निचले तबकों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना। उन्हें कुछ खास कपड़े पहनने और खास क्षेत्रों में शिकार खेलने की मनाही थी। दूसरा पॉइंट, इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितना कपड़ा खरीद सकता है यह केवल उसकी आमदनी या आय पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके सामाजिक ओहदे से भी तय होता था। तीसरा पॉइंट, पोशाक सामग्री भी कानूनी तौर पर बनी हुई थी। केवल शाही खानदान ही बेशकीमती कपड़े पहन सकते थे। फर, रेशम, मखमल या जरी के कपड़े केवल राजा राजवाड़े ही पहन सकते थे। कुलीन या गरीब परिवारों को इन कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। चौथा पॉइंट, कुछ खास तरह के भोजन और पेय पदार्थ पर भी प्रतिबंध था। जब फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई तो इन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अगला प्रश्न, यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच कोई दो फर्क बताइए। इसका उत्तर, यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच दो फर्क निम्नलिखित हैं। पहला, पगड़ी और टोप। हमारा देश भारत में जब यूरोपीय व्यापार शुरू में आने लगे तो उनकी पहचान हैट से होती थी, जबकि हिंदुस्तानियों की पहचान पगड़ी से होती थी। सिर पर पहनने वाले ये दोनों चीज़ें न सिर्फ देखने में अलग थी बल्कि इनके अर्थ भी अलग थे। भारत में पगड़ी धूप और गर्मी से केवल बचने के लिए ही नहीं बल्कि वह सम्मान के प्रतीक मानी जाती थी, जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता। लेकिन पश्चिमी रिवाज तो यह था कि जिन्हें आदर देना हो केवल उनके सामने ही उतारा जाए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जूते। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि अंग्रेज अफसर भारतीय राजाओं के दरबार में प्रवेश करें तो अपने जूते उतार कर आते थे। आगे चलकर अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि किसी भी सरकारी संस्था में जाने से पहले जूते उतार लिए जाएं।
भारतीय देवस्थान या घरों में प्रवेश करने से पहले जूते उतार लेते थे ताकि जूतों में लगी गंदगी भीतर ना आए। अगला प्रश्न, 1805 ईस्वी में अंग्रेज अफसर बेंजामिन हाइन ने बंगलौर में बनने वाली चीज़ों की एक सूची बनाई थी जिसमें निम्नलिखित उत्पाद भी शामिल थे, जैसे अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़े, मोटी छींट, मखमल और रेशमी कपड़े। बताइए कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इनमें से कौन कौन से किस्म के कपड़े प्रयोग से बाहर चले गए होंगे और क्यों। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। जब हमारे देश भारत में शुरू में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए तो हिंदुस्तानी सूती कपड़े की दुनिया में जबरदस्त मांग थी। 17वीं सदी में पूरे विश्व के कपड़े उत्पादन का 1/4 भारत में ही बनता था। 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में ही 10 लाख बुनकर थे, लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया गया। कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई। इंग्लैंड के कारखानों में बना सूती कपड़ा भारत के बाजार में बिकने लगा। मशीनों से बना मलमल का कपड़ा मुलायम, सुंदर और हल्का था, जिसे भारतीयों ने अपना लिया। मोटी छींट, रेशमी कपड़े और अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़ों को त्याग कर दिया, जिससे ये सभी कपड़े प्रयोग से बाहर चले गए होंगे। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रहीं जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे। इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। 19वीं सदी के भारत में ज़्यादातर औरतें घर की चारदीवारी में रहती थीं, इसलिए वे अपनी परंपरागत पोशाक ही घर में पहनती थीं। उनके कपड़े पहले ही काफ़ी सादगी वाला और आरामदेह होता था, इसलिए उनमें किसी तरह का भी परिवर्तन की ज़रूरत महसूस नहीं समझा गया। भारतीय महिलाओं को किसी दफ्तर, काम आदि में नहीं जाना पड़ता था, इसलिए 2 प्रकार के कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारतीय महिलाओं में सेवा और कुर्बानी के भाव होती थी, इसके लिए वे पूरे संसार में प्रसिद्ध थीं। इसलिए उन्हें 2 प्रकार की पोशाकों पर खर्च करना उचित नहीं समझा, जो आवश्यक ही उनके घरेलू बजट के लिए सही नहीं था। जब अंग्रेज भारत के स्वामी या मालिक बन चुके थे, तब महिलाओं के मुकाबले पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे, क्योंकि भारतीय पुरुषों को उन्हें प्रसन्न करना होता था। भारत में पारसी लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके अनुसार नए कपड़े आधुनिकता और प्रगति के प्रतीक था। कुछ भारतीय पुरुषों का यूरोप के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था, जिसे बेहतर बनाए रखने के लिए उनके जैसे ही कपड़े पहनना जरूरी हो गया था। कुछ लोगों ने पश्चिमी वेशभूषा से पैदा होने वाली उलझनों को अपने तौर पर सुलझा लिया। उन्होंने 2 प्रकार के कपड़े तैयार किए, दफ्तर जाने के लिए पश्चिमी ढंग के कपड़े और घर के लिए भारतीय ढंग के कपड़े। इस तरह हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के भारत में पुरुष आवश्यकताओं के अनुसार पश्चिमी कपड़े पहनने लगे, जबकि औरतें परंपरागत कपड़े ही पहनती रहीं। अगला प्रश्न, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील से ज़्यादा कुछ नहीं है और अधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल ने यह वक्तव्य क्यों दिया और इससे महात्मा गांधी के पोशाक के प्रतीकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। महात्मा गांधी की पोशाक में समय के साथ साथ भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आता चला गया। कमीज के साथ धोती पाजामा, लंदन के पश्चिमी सूट, डरबन में लुंगी कुर्ता, कठियावाड़ी वेशभूषा आदि। 1921 में उन्होंने धोती धारण की, जिसे उन्होंने आजीवन पहना।
1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी वे बिना कुर्ते के ही केवल छोटी धोती पहनकर गए थे। गांधी जी की ये सारे पोशाक परिवर्तन भारतीय गरीब जनता के पोशाक के प्रतीक थे। आगे चलकर ये राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने जो ये सारे पोशाक प्रयोग किए थे, इसका प्रभाव भारत के राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन बातों से चिढ़कर चर्चिल ने गांधी जी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की थी कि महात्मा गांधी राजद्रोही, मिडिल टेम्पल वकील से ज़्यादा कुछ नहीं है और अधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये शब्द चर्चिल की अधदंडता और झूठे अभिमान का प्रतीक थे। ये बात असलियत से कोसों दूर है। ऐसे शब्द कहकर चर्चिल ने महात्मा गांधी से निरादर और अपमान करने की कोशिश की। अगला प्रश्न, समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा, क्यों? इसका उत्तर, महात्मा गांधी को लगता था कि खादी से जाति, धर्म आदि के भेदभाव मिट जाएंगे, इसलिए उनका सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। किंतु सभी भारतीय खादी नहीं पहन सके। इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसका पहला कारण हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। सभी क्षेत्रों और इलाकों में हर एक जातियों की वेशभूषा अलग अलग है। इस भिन्नता के कारण सभी लोगों के लिए खादी का उपयोग संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरे सभी सूती वस्त्रों की अपेक्षा खादी अधिक कीमती है। इसका तीसरा पॉइंट, सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं है था कि सभी लोग अपने अपने घर पर खादी की बुनाई कर सकें। चौथा पॉइंट, भारतीय समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल विदेशी पोशाक को पसंद करते थे। पांचवा पॉइंट, खादी कपड़ों का मूल्य बहुत होता था, किंतु खादी के कपड़े अधिक मजबूत नहीं होते थे। छठा पॉइंट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुरदरे कपड़ों की ना होकर बारीक कपड़े की बनी होती थी। सातवां पॉइंट, सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफ़ेद हाथ से बुने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन और डिजाइनदार साड़ियाँ पहनती थीं। इन सभी कारणों से गांधी जी का यह सपना भारतीय जनता के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया। अब अगली वीडियो में दूसरे विषय के साथ आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।